आज की बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जो कभी दिल्ली के अनडिस्प्यूटेड किंग थे, आज अपने ही किले में हार गए हैं। वही केजरीवाल जिन्होंने 2015 में 70 में 67 सीटें जीतकर हिस्ट्री क्रिएट किया था, वही शख्स जिसे जनता ने 3 बार लगातार दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, आज वही अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी ने हिस्टोरिक विक्ट्री दर्ज की है। 27 साल बाद दिल्ली की पावर अब पूरी तरह उनके हाथ में है। आम आदमी पार्टी जो कभी अनस्टॉपेबल फोर्स मानी जाती थी, आज सिर्फ 22 सीट्स पर सिमट गई है। और सबसे बड़ा शॉक, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी ही सीट खो दी। मतलब ये अपनी सीट पे हार गए। यकीन नहीं हो रहा। सोचिए, यही वो कॉमन मैन था जिसने करप्शन के खिलाफ बिगेस्ट मूवमेंट को लीड किया था। यह वही लीडर था जिसने कहा था कि पॉलिटिक्स कैन बी क्लीन, और यह वही पार्टी थी जिसने खुद को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग बताकर इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। लेकिन आज वही जनता जिसने उसे सर आंखों पर बिठाया था, उसी जनता ने उसे सीरियस रिजेक्ट कर दिया। यह सिर्फ एक इलेक्शन डिफीट नहीं है, यह एक पूरे बदलाव की शुरुआत है। लेकिन क्या यह लॉस सडन हुआ है या इसके पीछे एक लंबी स्टोरी छुपी हुई है? अगर हम पिछले कुछ इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें तो यह डाउनफॉल अचानक नहीं आया। यह पब्लिक सेंटिमेंट का धीरे धीरे बदलता मूड है, जिसे शायद खुद केजरीवाल भी नहीं समझ पाए या फिर समझना ही नहीं चाहते थे। अगर नंबर्स की बात करें, 2015 में आपने 67 सीट्स जीती, 2020 में मार्जिनल कमी आई 62, और 2025 में सिर्फ 22 पे। क्या यह पब्लिक ट्रस्ट की गिरावट थी या फिर ये करप्शन चार्जेस का असर था जो लगातार आम आदमी पार्टी फेस कर रही थी, या फिर यह पॉलिटिकल एरोगेंस था अरविंद केजरीवाल का? अब सवाल उठता है कि क्या यह डाउनफॉल पहले से तय था? पॉलिटिकल एनालिस्ट पहले से ही कह रहे थे कि आपकी हार कोई सडन इवेंट नहीं होगी। इसके पीछे कई फैक्टर्स थे। सबसे पहला, करप्शन चार्जेस। आम आदमी पार्टी कभी ईमानदारी की राजनीति का ब्रांड था, लेकिन 2022 में लीकर पॉलिसी स्कैम, 2023 में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, और 24 में खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस ब्रांड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 2, पार्टी का इंटरनल कोलैप्स। जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल गए तो आप लीडरशिप में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो ग्राउंड लेवल वॉलंटियर्स कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करते थे, धीरे धीरे वो पार्टी से डिस्कनेक्ट होने लगे। तीसरा पॉइंट, बीजेपी वर्सेस आप पावर स्ट्रगल। केजरीवाल ने सेंटर से फाइट को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे जनता को लगने लगा कि आप सिर्फ फाइट्स में उलझ गई है और गवर्नेंस में फेल हो रही है। पहले जहां ये लड़ाई डेविड वर्सेस गोलियत लगती थी, अब जनता को इसमें ईगो बैटल दिखने लगी। एंड नंबर 4, बीजेपी का अग्रेसिव कैंपेन। बीजेपी ने इस बार दिल्ली इलेक्शन फुल ब्लोन प्रेस्टीज बैटल बना लिया था। उन्होंने आपको करप्ट गवर्नमेंट साबित करने के लिए एक वेल प्लान्ड नैरेटिव सेट किया और हर प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सपोज करने की कोशिश की। एंड रिजल्ट आपके सामने है। 27 साल बाद आज बीजेपी के दिल्ली में वापसी, और बिगेस्ट शॉक, केजरीवाल खुद अपनी सीट पे हार गए। 3 बार लगातार जिस सीट से वो इलेक्शन जीतते आए थे, आज वहीं से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4000 वोट से हरा दिया। क्या ये जनता का गुस्सा था? क्या ये आपकी फेलिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट था? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम था जहां कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता? आज के सिलेक्शन रिजल्ट में सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं, पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट के अंत की घोषणा कर दी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ सपना, जिसे इंडियन पॉलिटिक्स को शेक करके रख दिया था, आज खुद पॉलिटिक्स के जाल में फंसकर खत्म होता दिख रहा है। एक आदमी जिसने खुद को सिस्टम से लड़ने वाला वॉरियर बताया था, आज उसी सिस्टम ने उसे हरा दिया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है
क्या आप एक वन टाइम वंडर था, या फिर यह सिर्फ एक सेटबैक है और अरविंद केजरीवाल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ पुनः वापसी करेंगे? लेकिन इस स्टोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। साल 2011, जब दिल्ली की स्ट्रीट्स पर एक आंदोलन पनप रहा था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को नींव को हिलाकर रख दिया। जब एक कॉमन मैन ने पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बगावत की थी। हम बात कर रहे उस दौर की जब अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में एंट्री की। सरकार ने 2011 में दिल्ली के सड़कों पर गुस्सा था, नाराजगी थी, एक रिवॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा पनप रहा था। देश भर में एक ही आवाज उठ रही थी, भ्रष्टाचार हटाओ। नेता, अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब पर उंगलियां उठ रही थी। जनता सड़कों पर थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इसे एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट में बदल सके। और तभी इंडिया गेट, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, हर जगह एक ही नाम गूंजने लगा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जो गांधीवादी थे और जिन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए फास्ट अनटू डेथ कर दिया। लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। मीडिया ने 24/7 कवरेज दिया और ऐसा लग रहा था कि अब भारत में एक पॉलिटिकल चेंज आकर रहेगा। लेकिन इस आंदोलन के बीच में एक और चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। एक यंग एक्टिविस्ट जो खुद को नेता नहीं मानता था, जो अन्ना के टीम में बैकग्राउंड में काम कर रहा था, लेकिन हर चीज की प्लानिंग उन्हीं की होती थी। और ये थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का सफर कोई आम सफर नहीं था। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग, फिर IRS ऑफिसर की नौकरी, फिर नौकरी छोड़कर फुल टाइम एक्टिविज्म में आना, यह कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन उनके अंदर एक मिशन था सिस्टम से फाइट करने का। और जब अन्ना मूवमेंट पूरे देश में फैल गया, तब पहली बार लोग समझने लगे कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव की शुरुआत है। आंदोलन बड़ा हो रहा था, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल क्लैश शुरू हो गया। अन्ना हजारे कहते थे कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है और हमें सिर्फ प्रेशर ग्रुप बनाकर सिस्टम को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल का मानना था अगर चेंज लाना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। और यहीं से एक बड़ा फैसला लिया, आम आदमी पार्टी बनाने का। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। कहा अगर तुम पार्टी बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। टीम अन्ना के कई लोग अलग भी हो गए, लेकिन केजरीवाल ने फैसला कर लिया था अब लड़ाई सड़क से नहीं, संसद में होगी। साल 2013 का दिल्ली इलेक्शन, जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा। कोई पैसा नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, सिर्फ वॉलंटियर्स और जनता पे भरोसा। हर गली मोहल्ले में झाड़ू का प्रचार, छोटे मोटे होर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के जरिए आपको दिल्ली के हर कोने तक फैलने का मौका मिल रहा था। और जब उस चुनाव के रिजल्ट आए तो सबके लिए शॉकिंग था। किसी ने सोचा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिकल आउटसाइडर दिल्ली के सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित को उनके ही ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरा देंगे। कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी थी और आपने 28 सीटें जीत ली थी। लेकिन सरकार बनाना आसान नहीं था। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया और केजरीवाल ने सीएम की शपथ ली, लेकिन 49 दिन में ही सरकार गिरा दी। और वजह यह थी कि जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ और केजरीवाल ने कहा अगर मैं समझौता करने आया होता तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। लोगों ने उनको हीरो की तरह देखा, लेकिन कुछ अपोनेंट्स ने उन्हें भगोड़ा सीएम भी कहना शुरू कर दिया। उसके बाद 2015 का दिल्ली इलेक्शन, और इस बार माहौल अलग था। मोदी वेव पूरे देश में चल रहा था, लेकिन दिल्ली की जनता ने जैसे एक अलग ही फैसला दिमाग में बिठा लिया हो। लोगों को लगने लगा था कि आप एक मौका डिजर्व तो करती है। और जब चुनावी रिजल्ट आए तो पूरा देश स्टन्ड रह गया। आपने 70 में से 67 सीटें जीत ली। एक ऐसा चुनावी रिजल्ट
जो भारत की पॉलिटिक्स में शायद ही कभी देखा गया था। एक आईआरएस ऑफिसर जो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट था, जिसने कभी बड़े नेताओं के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, अब सबसे पावरफुल सीएम बन चुका था। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली मॉडल का दौर। आपने आते ही मोहल्ला क्लिनिक्स, फ्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसी योजनाएं लागू कर दी। सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया और दिल्ली के गरीब तबके को महसूस होने लगा कि हां, ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन जैसे जैसे सत्ता का वक्त बढ़ता गया, वैसे वैसे सवाल उठने लगे। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये फ्रीबीज कल्चर ज्यादा दिन तक चल पाएगा? क्या सिर्फ सब्सिडीज देकर सरकार चल सकती है? लेकिन उस वक्त आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि इन सवालों पे ज्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं। फिर आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका था और केजरीवाल अपने आप एक ब्रांड बन गया, एक ऐसा एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटकर था। लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। पार्टी के अंदर डिसेंट शुरू हुआ और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे फाउंडिंग मेंबर्स निकाल दिए गए या खुद निकल गए। पार्टी पर केजरीवाल की एक छत्र पकड़ हो गई। आप अब किसी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। फिर 2019 में आम आदमी पार्टी ने नेशनल इलेक्शंस भी फाइट किए और सिर्फ एक सीट जीत पाई, वो भी पंजाब में। दिल्ली के बाहर आपका मॉडल काम नहीं कर रहा था और यहीं से शुरू हुई केजरीवाल की पॉलिटिकल चैलेंजेस की कहानी। आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए स्टैब्लिश हुई थी, वो 2022-24 में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने लगी। क्या अरविंद केजरीवाल की सत्ता में अहंकार आने लगा था? क्या आप भी वही पॉलिटिकल ट्रिप्स अपनाने लगी थी जिनके खिलाफ फाइट करने के लिए वो आई थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह डाउनफॉल पहले से तय था? दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर जश्न था। साल 2020 और आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी। 62 सीटों की शानदार जीत। लेकिन इस बार जीत का रंग थोड़ा अलग था। अगर 2015 की जीत एक सुनामी थी, तो 2020 की जीत में एक संघर्ष साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ी थी। केजरीवाल जो कभी खुद को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का चेहरा कहते थे, अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की हर रणनीति को अपनाने लगे थे। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना, हनुमान चालीसा पढ़ी, मंदिरों में गए, खुद को हनुमान भक्त तक बताया। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कभी कहा था कि हम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता के मुद्दों की राजनीति करेंगे। लेकिन सत्ता की राजनीति अक्सर आदर्शों को पीछे छोड़ देती है। आपने फिर दिल्ली की सत्ता तो जीत ली थी, लेकिन इसके बाद एक एक करके विवादों और घोटालों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स, फिर भ्रष्टाचार के आरोप, फिर पार्टी के अंदर बिखराव और अंत में स्वाति मालीवाल विवाद, जिसने पूरी तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी को हिला के रख दिया। 2020 के चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीति को जारी रखा, लेकिन अब फोकस केवल काम पर नहीं था, बल्कि राजनीतिक टकराव यानी कि कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स पर भी आ गया था। आपने हर मुद्दे पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी से टकराव को ही अपनी राजनीतिक धुरी बना लिया। हर सरकारी फैसले को मोदी सरकार की साजिश बताया जाने लगा। हर नई नीति को लागू करने से पहले केजरीवाल यह सुनिश्चित करने लगे कि उसमें बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा नैरेटिव सेट किया जा सके। और इस टकराव की राजनीति में दिल्ली के कई प्रशासनिक मुद्दे पीछे छूटने लगे। आप केवल अपने संघर्ष को दिखाने में लगी रही। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का विवाद अब एक आम बात हो गई थी। हर नीति, हर फैसले को लेकर विवाद खड़ा किया जाता और आप इसे जनता के सामने एक नई चुनौती के रूप में पेश करते। लेकिन सवाल यह था, क्या सरकार सिर्फ टकराव के दम पे चलाई जा सकती थी? धीरे धीरे जनता को लगने लगा कि आपने अपना एजेंडा बदल दिया है।
अब वो शासन करने से ज्यादा राजनीतिक लड़ाइयों में व्यस्त हो गई है। फिर 2022 में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप सरकार की शराब नीति लागू करने के नाम पे शराब कारोबारियों से भारी कमीशन लिया और बदले में उन्हें लाइसेंस दिए। यह घोटाला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सीबीआई और ईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने इसे भी केंद्र की साजिश बताकर खारिज कर दिया, लेकिन जब मनीष सिसोदिया को, जो दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर थे, को गिरफ्तार कर लिया, तब आपकी छवि को गहरा झटका लगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही, लेकिन जनता को संदेह होने लगा। आप जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन के उभरी थी, अब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुकी थी। कुछ महीनों बाद हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब पार्टी के दो सबसे बड़े नेता जेल में थे और ये वही समय था जब केजरीवाल और उनके पार्टी की लेविश लाइफ स्टाइल पर भी सवाल उठने लगे। आपने जब राजनीति शुरू की थी तो उसने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, लेकिन जब पार्टी के नेता उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे जिनका उन्होंने कभी विरोध किया था, तो यह अपने आप में एक संदेहात्मक और प्रश्नात्मक चिन्ह को खड़ा करता है। अरविंद केजरीवाल के लिए 45 करोड़ रुपए का नया बंगला, जिसे जनता के पैसों से लग्जरियस रिनोवेशन कराने का आरोप लगा। इसी दौरान आपके कई बड़े नेता महंगी गाड़ियों में घूमते नजर आने लगे, जो कभी ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स के प्रतीक माने जाते थे। पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग के आरोप भी लगने लगे। जनता को लगने लगा कि अब आप भी उन्हीं पार्टियों की तरह हो चुकी है जिनके खिलाफ वो लड़ने के लिए आई थी। 2024 में आपकी सबसे बड़ी नैतिक हार तब हुई जब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खुद अपनी ही पार्टी पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल, जो केजरीवाल की एक बेहद करीबी मानी जाती थी, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाए। यह वही पार्टी थी जिसने दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पे वोट मांगे थे, और अब वही पार्टी अपने ही महिला सांसद को न्याय देने में नाकाम होती दिख रही थी। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब कोई बैठे हुए मुख्यमंत्री, एक सिटिंग सीएम को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। आपने इसे भी अगेन बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन अब जनता इस नैरेटिव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अब सवाल जनता के मन में था, अगर आप सच्चे हैं तो फिर जांच से भाग क्यों रहे हैं? अगर कोई घोटाला आपने किया ही नहीं है तो सिसोदिया जैन अभी भी जेल में क्यों है? क्या ये वही पार्टी है जो खुद को बाकी सबसे अलग कहती थी? अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ चुकी थी। पार्टी ने सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इसे ठुकरा दिया। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई थी। केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनकी छवि धूमिल हो चुकी थी। जनता अब बदलाव चाहती थी। दिल्ली की राजनीति में 2025 का चुनाव किसी महासंग्राम से कम नहीं था। आम आदमी पार्टी, जो कभी दिल्ली की अजेय ताकत मानी जाती थी, इस बार अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रही थी। पिछले 5 सालों में घोटाले, अंदरूनी कलह, भ्रष्टाचार के आरोप, केजरीवाल की गिरफ्तारी और जनता के बदले हुए मूड ने आपको पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में कूदी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसे मिशन दिल्ली बना लिया था। इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पे दिल्ली की सत्ता में वापसी चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने अब तक की सबसे आक्रामक चुनावी कैंपेन चलाया। 2020 में जब केजरीवाल ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी, तब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में आपकी पकड़ अटूट हो गई है। लेकिन जैसे जैसे घोटालों का आरोप लगते गए, पार्टी के भीतर कलह बढ़ती गई, जनता का भरोसा भी डगमगाने लगा। जनता का महसूस होने लगा था कि जिन बदलावों का वादा आपने किया था वे अब या तो ठप हो चुके हैं या पूरी तरह से फीके पड़ गए हैं।
मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की किल्लत होने लगी थी। सरकारी स्कूलों में पुराने सुधारों की चमक धुंधली पड़ रही थी और मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं में कटौती शुरू हो चुकी थी। इन सबके बीच केजरीवाल की राजनीति का तरीका भी बदल चुका था। पहले जहां वे आम आदमी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, अब उनकी राजनीति सिर्फ केंद्र सरकार और बीजेपी से टकराव तक सीमित हो गई थी। जनता के बीच अब चर्चा होने लगी थी, अगर बीजेपी खराब है तो कम से कम अनुभव तो है उनके पास। वहीं आप अब न तो पहले की तरह जनता से जुड़ी रही, न ही उसे खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया। जो पार्टी कभी खुद को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का प्रतीक मानती थी, अब सत्ता में बने रहने के लिए उन्हीं हथकंडों का सहारा ले रही थी जिनका उन्होंने कभी विरोध किया था। और बीजेपी ने इस बदलाव को बखूबी पहचाना। अपने चुनावी अभियान में आप के खिलाफ इसे जमकर भुनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई रोड शो और जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने आपको दिल्ली के विकास में बाधा डालने वाली पार्टी बताया। अमित शाह ने इसे बीजेपी बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव बना दिया, जहां बीजेपी खुद को ईमानदार सरकार के रूप में पेश कर रही थी। प्रचार में बीजेपी ने केजरीवाल के 45 करोड़ के बंगले, शराब घोटाले और आपके आंतरिक कलह को जोरदार तरीके से उठाया, जिससे जनता के बीच उनकी छवि और भी कमजोर पड़ती चली गई। इसके विपरीत आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर नजर आई। पार्टी के प्रचार अभियान में एक ठहराव दिखाई दिया, जो यह दर्शाता था कि पार्टी अपनी ही चुनावी स्ट्रैटेजी को लेकर असमंजस में थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में कोई ठोस नेतृत्व नहीं बचा था। अतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं को आगे लाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी के अंदर भी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं में पहले जैसे ऊर्जा नहीं दिख रही थी और ग्राउंड पर भी आपका वॉलंटियर नेटवर्क अब पहले जितना एक्टिव नहीं था। चुनाव प्रचार जैसा जैसा आगे बढ़ा, जनता का मूड पूरी तरह से बदलने लगा। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के बजाय आप सिर्फ यह बताने में लगी रही कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जनता को अब इस तरह के नैरेटिव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जब चुनाव का दिन आया तो दिल्ली की सड़कों पे इस बार वह जोश नहीं था जो 2015-2020 में आम आदमी की पार्टी के पक्ष में दिख रहा था। जब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली थी और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरविंद केजरीवाल अपने ही सीट पे 4000 वोट से हार गए। और आपकी इस ऐतिहासिक हार के पीछे कई कारण थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उसी को हम लोग विस्तार से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की एक ईमानदार छवि को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए चुना था क्योंकि वह एक ऑनेस्ट अल्टरनेटिव चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी एक स्कैम ड्रिवन पार्टी बन चुकी थी। बीजेपी का जबरदस्त प्रचार और आपकी कमजोर स्ट्रैटेजी इस हार का कारण बनी। जब बीजेपी आक्रामक होकर जनता को अपने पाले में खींच रही थी, तब आम आदमी पार्टी खुद को विक्टिम कार्ड खेलने में व्यस्त थी। इसके अलावा आपकी कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स ने भी उल्टा असर डाला। पार्टी हमेशा मोदी सरकार, बीजेपी और एलजी की लड़ाई में उलझी रही, लेकिन उसने गवर्नेंस में सुधार लाने की कोशिश नहीं की। जनता को लगा कि केजरीवाल सिर्फ टकराव की राजनीति कर रहे थे, न कि दिल्ली के विकास की। स्वाति मालीवाल विवाद, पार्टी के अंदर गुटबाजी ने आपको और कमजोर कर दिया। इसके अलावा आप नेताओं के भव्य जीवन शैली पर भी सवाल उठने लगे। जब जनता को पता चला केजरीवाल का 45 करोड़ का बंगला जनता के पैसों से बनाया गया था, सो आपके उस नैरेटिव का प्रश्न उठने लगा जिसके लेके वो पार्टी अस्तित्व में आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आप इस हार से उबर पाएगी? क्या केजरीवाल की राजनीति अब खत्म हो चुकी है या फिर ये वापसी करेंगे? क्या आप अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी या पंजाब में भी उसका प्रभाव कमजोर होगा? यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद आपके अंदर बहुत ही गहरी बेचैनी है। हार के कारणों पर आत्ममंथन की बातें हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इस पर कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इशारों में कहना भी शुरू कर दिया कि यह हार सिर्फ संगठन की कमजोरी नहीं, बल्कि नेतृत्व की भी विफलता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि केजरीवाल के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं।
एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी छवि धूमिल हो चुकी है, दूसरी तरफ पार्टी का पूरा ढांचा हिल चुका है। उनके ऊपर अभी भी ईडी और सीबीआई की जांच जारी है और अगर कोई नया कानूनी संकट आता है तो उनका राजनीति में टिके रहना और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कभी हार मानने वालों में से नहीं है। 49 दिन की सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने वापसी की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी उन्होंने खुद को खड़ा किया था। अब सवाल यही है, क्या वे इस बार भी वापसी कर पाएंगे? तो अगर दिल्ली आपका गढ़ है, तब उसका आखिरी बचा हुआ किला पंजाब है। 2022 में भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी ने वहां बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब सवाल यही है कि आप वहां भी अपनी पकड़ बना पाएगी कि नहीं। दिल्ली के हार का सीधा असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ सकता है। वैसे आपकी हार के बाद यह सवाल पूरी दिल्ली में उठ रहा है कि क्या यह पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। राजनीति में हार जीत कोई स्थायी चीज नहीं होती। बीजेपी 1984 में सिर्फ 2 सीटों पे जीत कर आई थी, लेकिन आज वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस, जिसने दशकों तक राज किया, सिकुड़ कर एक छोटी सी पार्टी बन गई है। ऐसे में यह कहना कि आपका अंत हो चुका है जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सच है कि आप अब उस मुकाम पर है जहां से वापसी इतनी आसान नहीं है। अगर केजरीवाल खुद को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने राजनीति में बदलाव करना होगा। उन्हें समझना होगा कि जनता को सिर्फ बीजेपी विरोधी राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे प्रशासन, पारदर्शिता और विकास का वादा चाहिए। उन्हें टकराव की राजनीति छोड़कर अपनी पार्टी की नीतियों पर ध्यान देना होगा। 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के पूरे सफर का सबसे कठिन मोड़ है। अब यह पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर डिपेंड करता है, क्या इसे वो नई शुरुआत की तरह लेते हैं या फिर अंतिम अध्याय की तरह।